की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी का ऐलान, सड़क हादसों में घायलों को प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज। लक्सर में लोगों को डरा धमकाकर ऑनलाइन ठगी मामले में एक और गिरफ्तारी, सरगना पहले से ही पुलिस की गिरफ्त। देहरादून में संदिग्ध वाहन पर कार्रवाई, विधायक पुत्र का वाहन सीज, जून पुलिस का सख्त संदेश। देहरादून में उपनल कर्मचारियों की मांगों पर 3 घंटे चर्चा, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग, मंत्री गणेश जोशी ने कहा जल्द होगा फैसला। ऋषिकेश में तंबाकू निषेध जागरूकता कार्यक्रम, सीमा डिटेल कॉलेज ऋषिकेश में हुआ आयोजन। नैनीताल में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आपात्र लोगों के लाभ लेने को लेकर थी याचिका, सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और नियमितीकरण और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। उपनल के कर्मचारी परेड ग्राउंड के निकट सड़क के किनारे धरने पर बैठे हुए और मंगलवार को उनकी मांगों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, आंदोलनरत कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में हुई धामी कैबिनेट में इस बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इससे उपनल कर्मचारी बेहद नाखुश नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीते वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट आदेश के बाद भी लंबे समय से लटकाया जा रहा है। इस मामले पर उपनल कर्मचारियों ने राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर तक राज्य सरकार को मौका दिया। उपनल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष की वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की धामी सरकार उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य स्थापना के अगले ही दिन 10 नवंबर 2025 को प्रदेश के 22,000 उपनल कर्मचारी प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी हड़ताल पर चले गए, जिसको लेकर अब कांग्रेस सहित अन्य दल भी उपनल कर्मियों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध में उतर चुके हैं। जो हमारे राज्य निगम के अभी जो अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन जिनका हो रहा है, उनका समर्थन भी है, परिवहन विभाग का भी है, सब जो सरकारी संगठन है उनका निरंतर हमें समर्थन मिल रहा है और सामाजिक संगठन का भी समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक संगठन का भी मिल रहा है। और देखो सरकार कितनी निष्ठुर होगी, सरकार के अंदर कुछ भी संवेदना नहीं बची है। कल हमारे एक बहन जो निरंतर धरने में थी और रात में इस सर्द रातों में गुजार रही थी, पाले खुले आसमान के ऊपर नीचे। देखिए मैं इस चूंकि हमारे भाई हैं, ये कई समय से आंदोलित हैं, परेशान हैं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और मेरे वक्तव्य में आपको दिखा होगा कि मैंने हल निकालने का रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। उपनल कर्मचारियों के लिए अब तक गठित की गई समितियां 15 मार्च 2016 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित, 21 मार्च 2021 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित, 19 फरवरी 2024 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित, 21 जुलाई 2025 प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित। प्रदेश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वन विभाग, सिंचाई विभाग, प्रशासनिक और तकनीकी विभागों और कई सरकारी संस्थानों में तैनात
उपनल के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं अब राजधानी के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिलिंग काउंटर से लेकर पर्चे बनाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। दून अस्पताल से भी बड़ी संख्या में उपनल से तैनात वार्ड बॉय, नर्स, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 150 से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि उपनल कर्मचारियों के हित में संकल्पबद्ध हैं। वहीं समर्थन देते हुए विपक्ष को यह भी जानने की जरूरत है कि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए कोई रणनीतियां नहीं बनाई गई और अब विपक्ष में रहकर सरकार पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। सरकार उपनल कर्मियों का लगातार संज्ञान ले रही है और निश्चित ही जल्द इसका समाधान भी निकालेगी। कि उपनल कर्मियों की जो मांगे हैं वो जायज हैं, वो दोनों कोर्ट से जीत कर आए हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनको उनका अधिकार, उनका हक नहीं देना चाहती है। ये कितनी जिद्दी और अकर्मण्य सरकार है और कितना ये सम्मान करती है न्यायपालिका का, इससे इस कृत्य से पता चल रहा है। 2018 में ये हाईकोर्ट से जीत कर आ गए, उसके खिलाफ विभाग चला गया, एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद 2024 में ये सुप्रीम कोर्ट से भी जीत कर आ गए। 21 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आपको नियमित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत भी हो गया, माला और मिठाई भी खा ली मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद भी नहीं किया। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मांग रही है कि हमारे पहाड़ के जो नवयुवक हैं उनको रोजगार मिले, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का उपनल कर्मचारियों के लिए पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है। लेकिन दुखद इस बात का है कि आज 10 दिन हो गए, पूरा विपक्ष लेकर के और अन्य उत्तराखंड क्रांति दल सहित अन्य भी जो दल हैं उनके समर्थन में है, इसके बावजूद भी सरकार अभी तक जो है उनकी मांगों को नहीं सुन पा रही है। देखिए, हमारी सरकार जो उपनल के कर्मचारी हो या अन्य इस उत्तराखंड के युवा हो, उनके सम्यक रोजगार के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको नियमितीकरण करेंगे, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। निश्चित रूप से उपनल के जो कर्मी हैं उनका समाधान निकलेगा। उपनल कर्मचारियों की सरकार को सीधे चेतावनी है कि अभी तक केवल पूरे प्रदेश में देहरादून के दून अस्पताल के उपनल के माध्यम से लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल पर बुलाया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 300 के करीब है। अभी प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर उपनल के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और इमरजेंसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर नहीं बुलाया गया है। अब जिस तरह से सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी है, तो उसके बाद प्रदेश भर के इमरजेंसी और स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस हड़ताल में बुलाया जाएगा। ऐसे में 22,000 उपनल कर्मचारी प्रदेश भर में एक साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरते हैं तो सरकार सहित आम जनता के लिए आगे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब देखना होगा सरकार अब कौन सा रास्ता प्रदेश हित और उपनल कर्मियों को खुश करने में ले पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर लक्सर से, जहां लोगों को डरा धमकाकर ऑनलाइन ठगी कर रैकेट चलाने वाले सरगना के बाद बीती रात कोतवाली पुलिस ने दूसरी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 दिन पहले ही देहरादून एसटीएफ ने सरगना को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। देखिए, ये थाना लक्सर में एक व्यक्ति के संदेह को लेकर गहन जांच हुई थी। जांच के बाद जो संदिग्धता थी उसमें अनियमितता की पुष्टि हुई और इल्लीगल ट्रांजैक्शन उन अकाउंटों में थे, तो उस आधार पर थाना लक्सर में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उससे एसटीएफ और जो हमारी जिले की पुलिस है वो प्रॉपर पूछताछ कर रही है, कौन लोग हैं, कहां से पैसा आ रहा, किस मकसद से आ रहा। और अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये तय है कि साइबर क्राइम में वो नंबर या वो अकाउंट यूज हो रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें और कितने लोग हैं, क्या है इस चेन में, जितनों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और खबर देहरादून से, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान बसंत विहार क्षेत्र में
एक संदिग्ध सफारी वाहन पकड़ा गया। गाड़ी पर विधायक का बोर्ड, काली फिल्म और रूटर लगा हुआ था। जांच में वाहन में कोई विधायक मौजूद नहीं मिला, जबकि चालक ने स्वयं को बाहरी राज्य के विधायक का पुत्र बताया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने मौके पर वीआईपी बोर्ड, काली फिल्म और रूटर हटवाकर वाहन को सीज किया। चालक वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग उठाई। करीब 3 घंटे चली विस्तृत वार्ता में मंत्री जोशी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उनकी मांगों पर शीघ्र उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। और बैठक में उपनल एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, हरीश कोठारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और मंगलवार को ऋषिकेश में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीमा डिटेल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीडीएस छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभाव में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई पर आज संबंधित विभाग के निदेशक पूर्व के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनकी नियुक्ति विभाग में कुछ दिन पहले हुई है। मामले की जांच करने के लिए उन्हें, जिस पर कोर्ट ने उनको 1 सप्ताह का समय देते हुए 1 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें स्टेट में, राज्य में शिक्षा विभाग में कुछ पदोन्नतियां हुई थी, जिसमें कुछ फर्जी दिव्यांग जन पाए गए और इन लोगों ने जो है फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है प्रमोशन पाए थे। इसको लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर परवादून जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में एक विचार गोष्ठी आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने इंदिरा गांधी के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सामाजिक न्याय को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस देश के लिए इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हरित क्रांति हो, चाहे गरीबी हटाओ का जो नारा जो उनके द्वारा दिया गया था, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े काम किए गए। और आज भारत देश में जो बात सर्जिकल स्ट्राइक की होती है। खबर लक्सर से, जहां रजिस्ट्रेशन फायरिंग पर बाइक सवार युवक को मरणासन करने वाले आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं सकी। इससे आक्रोशित होकर परिजनों और ग्रामीण सहित भीम आर्मी के स्थानीय नेता और कोतवाली पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कोतवाल ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए प्रदर्शनकारियों को 48 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का भरोसा दिया है। को मनीष पुत्र मैनपाल के साथ लक्सर से घर लौटते समय जिला सहकारी बैंक के सामने जो घटना हुई
वो सार्वजनिक है, उसमें गोलियां लगी हैं और बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती है। और हमारी केवल ये मांग है कि आज 5वां दिन हो गया और गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी मांग केवल इतनी है कि गिरफ्तारी कर अभियुक्तों को जेल भेजा जाए, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 48 घंटे का समय प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया है जो मौजूद है यहाँ पर। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एसएसपी जनपद हरिद्वार का घेराव किया जाएगा। 5 दिन हो गए हैं इस घटना को घटित हुए। उसे भाई को गोली लगी है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उनके परिजनों के साथ में क्षेत्र के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि और हमारे समाज के जो युवा साथी यहाँ पर पहुँचे, सबकी एक ही मांग है कि इन्होंने पहले भी घटना को अंजाम दिया है, उसमें भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और फिर इन्होंने पुनः इस घटना को अंजाम दिया है जिसमें गंभीर रूप से हमारा साथी मनीष घायल है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कक्षा के राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में भव्य मानवता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर के विधायक उमेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये पहला अवसर था जब विधायक उमेश कुमार कक्षा की धरती पर पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक उमेश कुमार ने सरकार पर मूल निवास के मुद्दे को लेकर सीधा प्रहार किया। जो है वो अपने कैमरा में जगह लेना, किसका उद्बोधन से ये बताता है कि क्या मानवता जो शब्द है वो अपने उद्बोधन से ही अपना महत्व साबित करता है। मानवीय तौर पर रहना, इंसानियत के तौर पर काम करना, लोगों की सेवा करना, एकजुट होकर रहना, तो ये मानवता का एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। और अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सांगड़ साहू गांव में घर के अंदर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही। बुजुर्ग महिला के कानों से खून निकल रहा था, गले का गलोबंद भी गायब था। एसओ प्रमोद पाठक ने बताया कि मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस पहले से ही एक्टिव मोड में है और जो एफआईआर दी जा रही है और लिखी जा रही है। फिलहाल उसके परिजन थाने में एफआईआर दे रहे हैं, वो जो लिख के देंगे हम उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। जो भी आगे तथ्य मिलेंगे उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। इससे जो घटना के में काम करने के लिए हमने 3 टीमें अभी गठित की है, वो टीमें वहीं भी मौजूद है और वो लगातार अपना काम कर रही है। देखिए, ये बिना इन्वेस्टिगेशन और बिना पीएम रिपोर्ट के इसमें मेरे द्वारा भी कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं है। और हल्द्वानी गौलापार में अगले 24 दिन पावर कट रहने वाला है। यहाँ 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक पावर कट होगा। काठ गोदाम से लेकर गौलापार तक करीब 2.5 किलोमीटर की बिजली लाइन में इंसुलेटेड कंडक्टर लगाए जाने का काम हो रहा है। इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि आंधी तूफान के दौरान टहनी गिरने या अन्य वजहों से बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। काठ गोदाम से पावर कट के दौरान गौलापार के लिए बिजली आपूर्ति ट्रांसपोर्ट नगर बिजली घर से की जाएगी। इसके अलावा काठ गोदाम से हल्द्वानी शहर के कालाडूंगी चौराहे को जोड़ने वाली 33 केवी के डॉग कंडक्टर को पैंथर कंडक्टर में बदला जा रहा है। तो हमने अलग अलग दिन का शटडाउन दिया हुआ है, शेड्यूल शटडाउन दिया हुआ है। एक तो मेनली है गौलापार में, जिसमें कि बहुत लंबा शटडाउन है, जो हमारा 24 तारीख से शुरू होकर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। बीच में हम छोड़ रहे हैं उस शटडाउन को। इस दौरान में हमने अल्टरनेट व्यवस्था रखी है कि गौलापार को हम टीपी नगर से सप्लाई लगातार देते रहें। इन केस अगर कोई ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है टीपी नगर में, तब उस ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर बिजली कटौती हो सकती है। अदरवाइज हमने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर जो है हमारा मेनली कंडक्टर बदलना है, जो 33 केवी रानीबाग से गौलापार की लाइन है। खबर बागेश्वर से, जहां जोशी पालड़ी के क्षेत्र पंचायत सदस्य सेवानिवृत्त सूबेदार फतेह सिंह
करायत ने विधायक बागेश्वर पावर्ती दास से क्षेत्र के अधूरे सड़क निर्माण को पूरा कराने की मांग करते हुए पत्र सौंपा। उन्होंने विधायक को दिए गए पत्र में अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों की जानकारी देते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराने की मांग की और वर्ष 2005 में ही सड़क का नामांकन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत के नाम पर कर दिया गया। 2 साल बाद वर्ष 2007 में सड़क का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बजट के अभाव से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। आज माननीय मातृशक्ति विधायक पार्वती दास जी को मिला। मैं कुछ सैनिक होने के नाते मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूं। उस प्रेरणा को लेकर मैं सैनिक देश की सेवा में गया और माँ भारती की सेवा रक्षा करने के बाद मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रोड को आज 15 साल हो चुके हैं। पार्टी सिनेमा उसका बोर्ड तो लगा दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत, पार्टी सिन्हा, जनोटी पार्टी, कराला पार्टी, चनौली, कराची माफी, जैन करास, कनगाड़ सिन्हा, ये रोड करीब 5,000 10,000 ग्रामवासियों को ये रोड वहां से फायदा देती है। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं